नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग का PYQ चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे एसएससी फेज 11 में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्नों को जो कि पिछले साल पूछे गए थे। अभी हाल ही में उसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है एसएससी फेज 12 का। इस कारण हम लोग एसएससी फेज 11 का वीडियो प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक की बात करें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस सोर्स में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दो चीज़ है। पहला बात तो ये जो सहायक गठबंधन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वो शुरू किया गया आपका लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया है कि जो अवध है, अवध उसने कब स्वीकार किया था सहायक गठबंधन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1801 ईस्वी में किया था। वीडियो में आगे बढ़ते फ्रेंड्स, से पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे मार्च इनिंग टू सक्सेस सेल के नाम से, जो कि दोस्तों आप आज सिर्फ 20 मार्च के लिए आया है। इसके तहत अगर आप पास प्रो लेते हैं ईयरली का तो आपको मात्र 307 में मिलने वाला है। याद रहे कि ऑफर सिर्फ आज के लिए है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो प्राइस है 21 मार्च से आपका हूबहू जो पहले से था 499 रुपये हो जाना है। कूपन कोड आपको बता दें APG यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, कूपन कोड याद रखिएगा APG। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी का, बैंक का, रेलवे का मॉक टेस्ट और साथ में PYQ आप यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा पिछला बार जब 2018 में LP टेक्नीशियन का वैकेंसी जब आया था रेलवे में, तो यहाँ से 40,000 बच्चों ने सिलेक्शन है जो कि जुड़ कर लिया था और 82% जो क्वेश्चन है इन्हीं के टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कूपन कोड AP जरूर कीजिएगा, साथ में कॉमेंट सेक्शन में भी पिन QR रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाता उस समय अवध का नवाब कौन था, तो अवध के नवाब की बात करेंगे तो उस समय अवध का नवाब था सादत खां द्वितीय। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है तो याद कीजिएगा, सादत खां द्वितीय था जिसने 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई सहायक गठबंधन में आपका क्या क्या था, सहायक गठबंधन कहिए या संधि कहिए, उसमें प्रवेश किया था। ठीक है, सहायक संधि की बात करते हैं तो भारतीय रियासतों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि था। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं तो 1798 में ये गवर्नर जनरल बन के आया था और 1805 तक ये गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथ को जनवरी 2022 में शुरू हुए निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट के चौथे संस्करण के युगल के मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला है, तो इसका राइट आंसर था टाटा ओपन महाराष्ट्र। ये आपका 2022 का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इससे हम लोग 2023 के रिलेटेड मतलब हाल ही में जो करंट अफेयर्स हुए हैं उससे रिलेट कर ले तो 2023 का आपका महाराष्ट्र ओपन जिसका प्रयोजक था टाटा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं टाटा ओपन महाराष्ट्र। ठीक है, उसकी बात करते हैं तो ये भी हाल ही में 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2023 तक आयोजित हुआ था, 27वां संस्करण था। ठीक है, ये पेशेवर पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, क्या है तो पेशेवर पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है। इसके विजेता की बात करेंगे तो एकल श्रेणी में इसके विजेता बना था आपका टालोन ग्रिक्सपुर और डबल विजेता की बात करेंगे तो सेंडर गिल और जॉन विलगेन इसके विजेता बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करेंगे तो ये आपके बी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी अनंत नागेश्वरन हो जाएगा। ठीक है, इसे CEA यानी कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया था। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार होता क्या है। ठीक है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करेंगे तो भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जाने वाला एक पद उस सरकार में एक सचिव के बराबर होता है। इसके अलावा भारतीय आर्थिक सेवा का पदेन संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी CEA है। इसके अलावा CEA भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का निदेशक होता है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे। यहाँ पूछा गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है आपका दिल्ली। ठीक है, तो पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली जब आपका राष्ट्रीय राजधानी बन गया था उस समय के बाद पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1993 हो जाएगा। यहीं पर अगर आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र न रहता, सिर्फ आपका दिल्ली रहता, तो इसका उत्तर कुछ और होता। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में जो पहली बार चुनाव आपका हुआ था वो आपका हुआ था 27 मार्च 1952 को हुआ था। ठीक है, उस समय दिल्ली में महज 48 सीटें हुआ करती थी। अब वर्तमान में बात करेंगे तो 70 सीटें अभी वर्तमान में है। ठीक है, कितनी है तो 70 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद
दिल्ली में मात्र एक ही बार चुनाव हुआ था 1952 में। इसके बाद 5 साल चला और 1956 से लेकर 1993 तक कोई भी वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, वहाँ पर चुनाव को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1991 में 69वां संविधान संशोधन होता है। उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाता है। उसके बाद आपका 1993 में आपका ये चुनाव होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कर्मयोगी भारत परियोजना के तहत डैश को डिजिटल साधनों के माध्यम से सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो पूछा गया है किसको दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है लोक सेवक को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका लोक सेवक हो जाएगा। ठीक है, ये जो कर्मयोगी जो भारत है इसका शुरुआत आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 सितंबर 2020 को किया गया था। इस कर्मयोगी योजना के द्वारा सरकारी अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनके कौशल का विकास किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में प्रशिक्षण एक ऑनलाइन मोड में प्रदान किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में किस खेल में मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने रजत और एक कांस्य पदक जीता। तो मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऊंची कूद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अविश्वसनीय पदक दौड़ जारी रही क्योंकि मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने टोक्यो में पुरुष की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में रजत और एक कांस्य पदक है जो कि जीती है। इसके अलावा शरद ने 1.83 मीटर छलांग लगाई थी जबकि मरियप्पन ने सर्वश्रेष्ठ 1.86 मीटर की छलांग है जो कि लगाया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिब्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू, अन्य फलों और सब्जियों से छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षकों में एक घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है जो भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डिब्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू और अन्य फलों और सब्जियों से छिलका निकालने के लिए किया जाता है और खाद्य परिरक्षकों में एक घटक के रूप में भी होता है जो भोजन में मोल्ड और जीवाणु को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। अगला है कि वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है। तो वसीय अम्ल का आणविक भार की बात करेंगे तो ये निर्धारित किया जाता है सावनीकरण मान से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सावनीकरण मान हो जाएगा। अगला है कि नृतंगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल किया गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो आप लोग को पहले से ही मालूम होना चाहिए, बहुत ही आम क्वेश्चन है कि कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना यानी कि अस्थाना बहनें, इनका संबंध है आपका कथक नृत्य से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कथक। कथक नृत्य की बात करते हैं तो ये एक आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में टोटल संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। उनमें से कथक एक है जो कि उत्तर भारत या मुख्य रूप से कहें तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक आपका कुचिपुड़ी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। बाकी जो 4 हैं उसमें से एक आपका है केरल का ही 2 हो जाता है, एक आपका हो जाता है मोहिनीअट्टम हो जाता है, एक आपका हो जाता है कथकली हो जाता है। इसके अलावा एक आपका उड़ीसा जो कि उड़ीसा का है, एक आपका हो जाता है सतरिया जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उससे संबंधित है आपका नलिनी और कमलिनी अस्थाना। याद रहे कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है कि गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त समाज की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में एक राजवंश हुआ जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध हुआ और लगभग पूरे भारत पर शासन किया। ठीक है, इसके अलावा इसका जो प्रारंभ है आपका 3री शताब्दी में हुआ था। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। एक होता है संस्थापक, एक होता है आपका वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो वही वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा गया था तो वही इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त वन था। लेकिन अगर सिर्फ संस्थापक पूछा जाता तो इसका राइट आंसर श्रीगुप्त हो जाता। ठीक है, श्रीगुप्त की बात करते हैं। श्रीगुप्त के बाद आपका जो शासक बना था वो बना था आपका घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आपका शासक बना था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना था आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद शासक बना था चंद्रगुप्त द्वितीय।
समुद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासन बना था कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद शासन बना था आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि है कि घटोत्कच के स्थान पर शासक बना। गुप्त युग 320 ईस्वी में शासन पर उनके प्रवेश के साथ शुरू हुआ। महाधिराज कहे जाने वाला ये पहला राजा था। ये पूछा जाता है महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इसके अलावा और पूछा जाता है कि इसका जो शादी है कहाँ की राजकुमारी से हुआ था, तो इसका शादी आपका लिच्छवी राजकुमारी जो कि संभवतः नेपाल से कुमार देवी से हुआ था। ठीक है, मरौली के लौह स्तंभ शिलालेख में उनकी लंबी विजयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है। सीमांत कामगार की बात करते हैं तो सीमांत कामगार की जब हम लोग बात करते हैं तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है उसे सीमांत कामगार के श्रेणी में रखा जाता है। जो लोग वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम नहीं करते हैं उन्हें सीमांत श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, ये श्रमिक में 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम करते हैं। श्रमिकों को उनके काम के आधार पर मुख्यतः दो भागों में, एक मुख्य श्रमिक और वापस सीमांत श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिन श्रमिकों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम किया था उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। और एक व्यक्ति को आर्थिक उत्पादकता के लिए एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कामगार माना जाता है। मुख्य कामगार भारत में कुल कामगारों का 77.8% है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। तो वास्तुकला की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत अरबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, तो यह याद रखना है कि जो लक्ष्मी विलास पैलेस है उसका निर्माण है 1890 में गायकवाड़ परिवार के द्वारा एक प्रमुख मराठा परिवार ने किया था जिन्होंने बड़ोदरा राज्य पर शासन किया था। मेजर चार्ल्स मंट को महल का मुख्य वास्तुकार होने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास पैलेस को इंडो सर्सनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर का स्टाइल है जो कि किया गया था, जिसे महाराजा याजीराव गायकवाड़ तृतीय ने 1890 में 27 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो क्लीन एंड जर्क तकनीक की बात करेंगे तो इसका उपयोग भरतोलन जो खेल है उसमें किया जाता है। ठीक है, भरतोलन एक ताकत वाला खेल है जिसमें अतिरिक्त 2 अलग अलग गतिविधियों स्नेच और क्लीन एंड जर्क में वजन उठाकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका अनाईमुडी हो जाएगा। अनाईमुडी को केरल के गौरव के रूप में भी आपका जाना जाता है। इसके अलावा ये दक्षिण भारत की ओर पश्चिम घाट 8,843 फीट की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण के हिमालय दक्षिण भारत के एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अगला है कि 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका मोपला विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, 1921-22 में केरल में मालाबार समुद्र के तट पर आपका मोपला विद्रोह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इससे मोपला नरसंहार, मोपला दंगों और मप्पिला दंगों के रूप में भी जाना जाता है। ये केरल में मोपला समुदाय के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था। इन लोगों ने जमींदारों अंग्रेजी हुकूमतों पर हमला किया जिसे दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन 1921 में समाप्त हुआ, अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया। उन्होंने इस दंगे के लिए मालाबार स्पेशल फोर्स नामक एक विशेष बटालियन का गठन भी किया था। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का क्या अर्थ है। हरित क्रांति के अर्थ की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा खदानों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हरित क्रांति का, जिसे इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। विकासशील देशों में उन्नत किस्मों और उर्वरकों और अन्य रासायनिक आदानों के विस्तारित उपयोग के माध्यम से चावल और गेहूं की पैदावार में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। हरित क्रांति का मुख्य विशेषता बीजों की नई और अधिक उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत, कृषि नुकसान को कम करने के लिए उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स और खरपतवार नाशकों यानी कि वेडिसाइड्स के बढ़ते उपयोग आदि है। भारत सरकार के द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण के लिए हरित क्रांति लागू की गई थी। हरित क्रांति ने किसान को उच्च उपज देने वाली बीज यानी कि HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी या संकर बीजों यानी कि हाइब्रिड सीड्स, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य इनपुट से परिचित करवाया।
और चावल उगाने और गेहूं के खेत में महत्वपूर्ण लक्ष्य क्षेत्र थे। इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है ओवरऑल पूरे विश्व में, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके अलावा हरित क्रांति जो शब्द है आपका विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया था। अगला है कि फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो फतेहपुर सिकरी की बात करेंगे, बुलंद दरवाजा की बात करेंगे जो कि स्थित है फतेहपुर सिकरी में। यह आपका जामा मस्जिद का क्या है, प्रवेश द्वार है। तो इसका राइट आंसर आपका जामा मस्जिद हो जाएगा। इसके अलावा बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो मुगल सम्राट अकबर की गुजरात पर जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। बुलंद दरवाजा यानी कि विजय का द्वार आगरा के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसे 1602 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया। यह फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाजा बनाने में करीब 12 साल का समय लगा था। यह लाल और बफ पलवा पत्थर से बना है जिसे सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया है। अकबर ने दिल्ली में फतेहपुर सिकरी, आगरा किला, लाहौर किला, इलाहाबाद किला, हुमायूं का मकबरा भी बनवाया है। अगला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पुनः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 28 हो जाएगा। अनुच्छेद 28 जैसे कि हम लोग आर्टिकल 28 के नाम से जानते हैं, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधानों अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ये कहता है। अगला है कि यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, समांतर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो चारों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। संयुक्त प्रतिरोध पूछा गया है। देखिए जब भी आपका जुड़ा रहेगा तो एक आपका सीरीज कनेक्शन में, एक आपका पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा रहेगा। अगर जब समांतर श्रेणी यानी कि सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है तो उसका फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, ठीक है। तो यहाँ पर R1 + R2 + R3 + R4 करना है क्योंकि 4 प्रतिरोध दिया गया है। तो 3 + 4 + 5 + 6 कीजिएगा तो 4 3 7 5 12 6 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18। इसके अलावा अगर यहाँ पर सीरीज कनेक्शन न देके पैरेलल कनेक्शन रहता तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता, ठीक है। 1/R1 यानी कि 1 बटा कितना दिया गया, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करके आपको निकालना था, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला है कि भारत में साल 2015 में स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु क्या था। तो 2015 का स्वतंत्रता दिवस का विषय वस्तु पूछा गया तो इसका राइट आंसर टू आर्ट्स टू फ्रीडम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक भारत में व्यवसायिक संरचना और बेरोजगारी की तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर आपका श्रम शक्ति भागीदारी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य नंदिनी और रागनी शंकर के द्वारा बजाया जाता है। ये नंदिनी और जो रागनी है दोनों आपस में बहनें हैं, इनका संबंध आपका वायलिन से है। तो इसका राइट आंसर आपका वायलिन हो जाएगा। यह फ्यूजन प्रस्तुत करती है वो प्रसिद्ध पद्म भूषण डॉक्टर एन राजम की पोती है और डॉक्टर संगीता शंकर की बेटी है, ठीक है। अगला है कि उपन्यास ए सटेबल बॉय के लेखक कौन है, जो लंबे उपन्यासों में से एक है। तो ए सटेबल जो बॉय है इसके लेखक है आपके विक्रम सेठ। तो इसका राइट आंसर विक्रम सेठ हो जाएगा। 1993 का यह उपन्यास है, अंग्रेजी भाषा में एकल खंड में प्रकाशित अब तक का सबसे लंबा उपन्यास है। आजादी के बाद विभाजन के बाद एक नए भारत में ए सटेबल बॉय स्थापित किया गया था। विक्रम सेठ भारत के एक लेखक और कवि हैं। उन्होंने प्रवासी भारत सम्मान, पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, W.H. स्मिथ साहित्य पुरस्कार, क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत के लिए कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कथकली, ठीक है। कथकली इसका राइट आंसर होगा। कथकली की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य। बाकी कथकली के विषय में यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा। इसे पूर्व का संगीत कहा जाता है। समापन संगीतम का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टानों के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंग के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका निपात भूकंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। निपात भूकंप की बात करेंगे तो निपात भूकंप के प्रकार होते हैं जो आमतौर पर छोटे होते हैं और आमतौर पर भूमिगत खदानों के पास होता है। उन्हें कभी कभी मेरा विस्फोट कहा जाता है। निपात भूकंप चट्टानों के भीतर उत्पादन दबाव से प्रेरित होते हैं, इसलिए कि भूकंप से खदान की छाट ढह जाती है जिससे अधिक और झटके लगते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए पूछे गए थे SSC 11 के कोई विषय में पूछा गया हो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।